relation between, very most important relation between small g and capital G. अभी स्मॉल g क्या है? स्मॉल g इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। फिर से यहाँ लिख देते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस वैल्यू के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसका नाम है कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने इसको किया था। तो इस वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, कभी इस पर भी बात करेंगे। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से ये वैल्यू आती है, पूछ लेते हैं इसको कि ये कैपिटल G की वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है। तो कैवेंडिश ने ये वैल्यू हमें दी है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, स्मॉल g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू को भी हम जानते हैं 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अर्थ। मून के लिए 1/6 टाइम्स होती है, कम होती है। ओके, जब हम कैलकुलेशन करते हैं न्यूमेरिकल्स में इसको यूज़ करते हैं तो हम 9.8 को राउंड ऑफ करके 10 भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये तभी यूज़ करें जब आपको कहा जाए कि हाँ इस न्यूमेरिकल में आप इसको यूज़ कर लीजिए। अदरवाइज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ द करेक्ट वन। ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आती है, इसके लिए भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले रिलेशन को देखते हैं कि इन स्मॉल g और कैपिटल G में क्या रिलेशन होता है। तो कैपिटल G और स्मॉल g में रिलेशन बताने के लिए क्या करना है हमें, देखिए सबसे पहले कैपिटल G यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का रिलेशन निकालना है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जिस फोर्स से, जिस पावर से, जिस वैल्यू से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है उसको कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का एक्सीलरेशन, ओके, ग्रेविटी की पावर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ग्रेविटी से किसी को खींचेंगे तो हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। कौन खींचेगा? प्लैनेट खींचेगा, अर्थ खींच रहा है अगर हम अर्थ में, मून में होंगे मून खींचेगा, जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा उसको दूसरा ऑब्जेक्ट खींचेगा, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचेगा। कैसे खींचेगा देखिए, ये रही अर्थ, ये अर्थ का रेडियस, ओके, पूरा बना देते हैं ऐसे। ये ना भी करें तो चलेगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा? ये रहा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है और उसका सेंटर यहाँ है। अर्थ का सेंटर ये है, दोनों के सेंटर को हमने ज्वाइन किया तो देखा कि अरे ये तो अर्थ की रेडियस ही है, RE। यहाँ पर भी मैं सिंबल दे देता हूँ E फॉर अर्थ, स्मॉल e फॉर अर्थ। ये अर्थ है, अर्थ, और इस अर्थ का कुछ मास होगा, सपोज कैपिटल M सिंबल दिया है, स्मॉल e फॉर अर्थ सफिक्स में लिखना है, मास ऑफ अर्थ। जो ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m, काफ़ी छोटा ऑब्जेक्ट है। अर्थ के कंपैरिजन में बड़े ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप जुपिटर वगैरह का कंपैरिजन करेंगे तो बड़े ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, वो काफ़ी दूर होंगे, तब उनको वहाँ से डिस्टेंस लेना है। तब उनके दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस होगा वो अर्थ के रेडियस के बराबर नहीं होगा। अर्थ का रेडियस कब आ रहा है दोनों का डिस्टेंस में? जब एक ऑब्जेक्ट है जो सरफेस के ऊपर है, तो दोनों का जो सेंटर है वो कोइंसिडेंटली ऐसा आ गया है कि अर्थ का रेडियस है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रेडियस हो गया, दोनों के बीच में गैप आ गया, दोनों मास आ गए, तो हमें क्या करना है, रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g के लिए सबसे पहले अभी जो हमने स्टडी किया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में यानी कि अर्थ में और इस ऑब्जेक्ट में, अर्थ में और इस ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है। ये रहा ऑब्जेक्ट और ये पूरा अर्थ इसको खींच रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं इसमें। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कितना फोर्स अप्लाई होगा? F इज इक्वल टू
जी कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मेरा पहला ऑब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ अर्थ, तो उसका मास m1 जो है मास ऑफ अर्थ me एंड m2 मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई गैप बिटवीन द सेंटर्स ऑफ देम का स्क्वायर, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। इस केस में ये हमने फोर्स निकाला कि दोनों ऑब्जेक्ट अर्थ और ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को किस फोर्स से खींच रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी फोर्स को एक और तरह से हम निकाल सकते हैं। हमारे पास है न्यूटन का ही दिया हुआ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या होता है? ऑल्सो एज पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने मोशन के 3 लॉज दिए हैं, है ना, 3 इक्वेशन भी दिए हैं। इक्वेशंस अलग हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले ये इक्वेशन होते हैं, और लॉ कोई भी चीज़ अपनी जगह से हिल नहीं सकती है, ये हैं लॉज, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन वॉज इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इट विल रिमेन सेम अनटिल और अनलेस देयर वुड बी नो सफिशिएंट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट टू चेंज इट्स सिचुएशन ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, इसी तरह आप भी तैयारी करिए, आप भी फटाफट बोल पाएंगे। तो ऑल्सो एज पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपके पास है F इज इक्वल टू एम ए। ये स्टडी किया है आपने, एम ए क्या होता है? एक्सीलरेशन। यहाँ पर कौन सा एक्सीलरेशन काम कर रहा है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अर्थ इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है, अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। तो हम ए नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल जी। वही फोर्स है, उसी फोर्स की कैलकुलेशन दूसरी तरह से हमने कैलकुलेट किया। वही फोर्स, कौन रिसीव कर रहा है ये फोर्स? ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एम जी, दोनों फोर्स आ गए, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है, तरीके अलग अलग हैं। क्योंकि दोनों फोर्स सेम है इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे फ्रॉम 1 and 2। कर दीजिए इक्वेट, एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपको। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया और आपका रिक्वायर्ड रिलेशन आपको मिल जाता है, जो है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, दोनों इस इक्वेशन में आ रहे हैं। मींस दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है। तो स्मॉल जी किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उनके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। बाकी 2 चीज़ें बचती हैं, मास यानी कि अर्थ का मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो भी डायरेक्टली, इसको भी नोट कर लीजिए कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लैनेट का किस पर डिपेंड करता है? मास ऑफ प्लैनेट, और रेडियस पर भी डिपेंड करता है, वो भी इनवर्स में, रेडियस ऑफ प्लैनेट स्क्वायर पे डिपेंड करता है। जितनी बड़ी रेडियस होगी उतना कम जी होगा, जितनी कम रेडियस होगी उतना ज़्यादा जी होगा, ठीक है, ये वाली चीज़ है। अच्छा, और भी कुछ हो सकता है स्मॉल जी और किसी बात पर डिपेंड कर सकता है? आंसर इज यस, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी पर भी डिपेंड कर सकता है। आगे कहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम डेंसिटी के लिए इसको यूज़ करेंगे, तो उसका रिलेशन भी आप बना लीजिए। क्या रिलेशन है उसका देखिए कि डेंसिटी से कैसे रिलेटेड है, पूछते हैं इस बात को। यहाँ पर आप कैपिटल जी की वैल्यू रखेंगे, अर्थ के मास की वैल्यू रखेंगे, जो है मास ऑफ अर्थ होता है 6.0 इंटू 10⁻24 kg, ये अर्थ का मास है। रेडियस ऑफ अर्थ, ये पैरेलैक्स मेथड से हमें मिली हैं वैल्यूज़। रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, या फिर 6.4 इंटू 10⁻+6 मीटर्स, ये रेडियस है अर्थ का, जो पैरेलैक्स मेथड से हमें मिला है। और भी मेथड हो सकते हैं। अच्छा, डेंसिटी का रिलेशन अगर देखना है तो सेंस मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि अर्थ ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, इसलिए इस वॉल्यूम को हम स्फेयर के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, रेडियस है r e,
तो ये हो गया क्यूब। सो स्मॉल जी की जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू है इसमें मास की जगह पर वो वैल्यू पुट कर देंगे। रो इज डेंसिटी ऑफ अर्थ। सो ये हो जाएगा आपका कैपिटल जी आर ई स्क्वायर एज इट इज़, ये टर्म और ये टर्म एज इट इज़, मास की जगह हमने चेंज किया, 4/3 मल्टीप्लाई हो गया आर ई क्यूब रो। 2 पावर से 2 पावर कैंसल, एक बचेगी ऊपर। तो स्मॉल जी का जो डेंसिटी से रिलेशन आ रहा है वो है 4/3 पाई, ये कैपिटल जी है, और आर ई रो। यानी कि डेंसिटी से क्या रिलेशन आया, डेंसिटी से रिलेशन आ रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो ये भी एक रिलेशन है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। आगे और बात करेंगे, देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू प्लेसेस टू प्लेसेस चेंज होती है, ये यूनिवर्सल नहीं होता है। आप देख सकते हैं